नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आज के न्यूज़पेपर्स में आए हैं उनको हम शुरुआत करते हैं। और जो पहला मुद्दा है हमारा वो जियो पॉलिटिक्स से शुरू होता है। जियो पॉलिटिक्स आजकल चर्चा का केंद्र लगातार बना हुआ है ट्रंप की वजह से। केवल ट्रंप नहीं, वैश्विक तमाम गतिविधियाँ इस वक्त ऐसी घटती हैं। पिछले कुछ एक दशक से आप मान के चलिए कि जियो पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जब भी आप डिस्कशन करते हैं, आपका पेपर के क्वेश्चन बनते हैं, तो बिना जियो पॉलिटिक्स के ऊपर परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो इसी क्रम में जो आज पहला टॉपिक है वो है भारत जर्मनी साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत और जर्मनी ने रणनीतिक सहयोग को मजबूत करते हुए 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते इन्हें पैसिफिक संवाद तंत्र और दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग प्रमुख है। दूरसंचार का क्षेत्र और इंडो पैसिफिक संवाद तंत्र, जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें कम्युनिकेशन को सक्रिय करना, ट्रेड को बढ़ाना, और दूरसंचार क्षेत्र में जो समझौते किए गए 19 महत्वपूर्ण समझौतों में इनकी प्रमुखता है। यह कदम भारत की उस रणनीतिक नीति का हिस्सा है जिसमें चीन पर तकनीकी और आर्थिक निर्भरता को कम करना शामिल है। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें, कल हम जब सेशन शेयर कर रहे थे, सैटरडे को जब हम सेशन ले रहे थे, तो हमने उस वक्त बात की थी फ्रेंड शोरिंग की। इसके पूर्व जो ये कॉन्सेप्ट नया आया फ्रेंड शोरिंग का, इसके पहले ऑफ शोरिंग चलता था। बहुत विस्तार से हमने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, आज फिर बताते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड शोरिंग मतलब अगर आपको ये पेन खरीदना है और आपके बगल में ही कोई पास में दुकान है, उस दुकान पर इस पेन को थोड़ी सस्ती कीमत पर बेची जाता है, लेकिन दुकानदार जब भी आप उसे पेन लेने जाते हैं आपको डीमोटिवेट करता है, आपको ताने मारता है, आपको बोलता है क्यों भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया क्या, तुम तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, फलाना नाम का। वो आपको डीमोटिवेट करता है। जब कुछ दूरी पर आपको जाना पड़ता है, थोड़ा और आपको समय अपना खर्च करना पड़ता है, अपना फ्यूल खर्च करना पड़ता है, वो पेन आपको थोड़ा महंगी पड़ती है। महंगी दो सेंस में, एक तो आप इतना दूर गए, आपके नज़दीक में ही चीज़ मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसको लेने दूर गए तो निश्चित रूप से आप गाड़ी का पेट्रोल खर्च करेंगे, आप अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे, अपना समय खर्च करेंगे। इसके बाद आप उस कीमत पे, मान लीजिए सेम कीमत पे दोनों दे रहे हैं, 5 रुपये में वो भी दे रहा है, 5 रुपये में वो भी दे रहा है, लेकिन वहाँ पहुँचने के क्रम में आपकी जो एनर्जी खत्म होगी, आपकी ऊर्जा खत्म होगी, आपका समय लगेगा, आपका पेट्रोल लगेगा, ये सब की जो कीमत होगी, इससे इस पेन की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अब भारत ने डिसाइड किया है कि भारत को कीमत यानी क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे जाना है। यानी कि अब हम कीमत को बाद में देखेंगे, थोड़ा महंगा पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन किचकिच नहीं चाहिए। किचकिच क्यों करनी नहीं चाहिए? क्योंकि पूरे विश्व ने ये कोविड के समय ये महसूस किया कि चीन के साथ संबंध कितने घातक हो सकते हैं। सप्लाई चेन रोक दी गई, तमाम अव्यवस्थाएं तैयार कर दी गई। तो अब विभिन्न राष्ट्रों का ये उद्देश्य होता है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह पर अपने दोस्त बनाएं, ऐसी जगह से व्यापार करें, ट्रेड करें, जहाँ पे एक मजबूत सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, लोगों का सरकार में भरोसा हो और विश्वसनीय देश हो, कि ये बदमाशी नहीं करेंगे, एटलीस्ट आपको बर्बाद करने का ट्राई नहीं करेंगे। ऐसे में भारत की जो स्थिति आती है ऐसी मुद्दों पर बहुत चढ़ बढ़ के आती है कि हाँ, भारत ये नहीं करेगा। इसीलिए अब फ्रेंड शोरिंग का विकल्प भारत के साथ साथ अन्य यूरोपीय कंट्री भी तलाश रही हैं। इसके मुद्दे क्या हैं? चीन को बाईपास करना, चीन को बाईपास करते हुए एक नया तंत्र बनाना, जिसके क्षेत्र में ये भारत जर्मनी सहयोग समझौता भी होता है। जब पिछली बार हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो वाइमर ट्रायंगल है उसके बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें जर्मनी का भी हाथ है, जर्मनी पोलैंड का हाथ था। जर्मनी पोलैंड भारत के साथ मिलकर रणनीतिक समझौता करना चाहते हैं। यानी कि अब उनको भी समझ में आ गया है कि नाटो गठबंधन जो एक सैन्य गठबंधन है, बेशक सी बात है, भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर किसी क्षेत्रीय रणनीतिक गठबंधन में भारत को बुलावा, समझौता के लिए बुलाया जा रहा है या भारत को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए न्योता दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत की बढ़त है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में जो एक एज का काम करेगी। आपको इस तरह से समझिए कि अब यूरोपीय कंट्री ये मानने लगे हैं कि यूक्रेन और रूस वॉर को अगर कोई डिले करा सकता है, अगर कोई रोक सकता है, तो भारत सरकार है।
ऐसे में क्योंकि अमेरिका का रुख लोगों ने देख लिया है, समझ लिया, अब उनका प्रयास है, अब लोगों का प्रयास है कि भारत सरकार इसमें इंटरवीन करे, इंटरफेरेंस करे और चीज़ों को नॉर्मलाइज करे। ऐसे में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भारत के साथ लगातार मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं और अलग अलग केवल क्षेत्रीय समझौते के माध्यम से नहीं, पर्सनल यानी कि वन टू वन टॉक भी हो रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए जाएं, न कि किसी संस्था या संगठन के भरोसे रहें। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। आगे हम आते हैं उसी क्रम में जिस तरह से अभी हमने पिछला करंट अफेयर डिस्कस किया, सेम उसी लाइन में भी आता है ब्रिक्स में स्थानीय मुद्रा व्यापार। आपको बता दें अभी एक चाचा चौधरी बना हुआ है पूरे दुनिया का, अमेरिका। दूसरा चौधरी बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है चीन। भारत को ये बात समझ में आती है, अभी तक हमने जो तमाम समझौते किए हैं या जो हमने समझा है अपनी विदेश नीति को अलग अलग मल्टीपोलर बनाकर, तो हमें ये समझ में आया कि किसी एक व्यक्ति का, वही जो अभी हमने आपको पहले बताया कि अब फ्रेंड शोरिंग पे काम करना है तो किसी एक पर डिपेंडेंसी को दूर करना है, इस तरह से आप समझिए। अभी पूरी दुनिया डॉलर पे डिपेंड है, डिपेंडेंसी डॉलर पे सबसे ज़्यादा है। ऐसे में अब जो ब्रिक्स संगठन था, जो ब्रिक्स का क्षेत्रीय संगठन है, भारत, रसिया, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील का, इसमें अब डोमिनेट कर रहा है चीन। वो चाहता है चीनी विदेश मुद्रा में व्यापार हो, यानी जो डॉलर था कल को, अब धीरे धीरे उसे युआन की कंडीशन को ले आना चाहता है, ये कि अब ये वाली मुद्रा हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। लेकिन भारत की बात समझ में आती है कि कल को जब संगठन तैयार हो जाएगा, संगठन बड़ा हो जाएगा, ट्रेड और व्यापार अच्छे लेवल पर चलने लगेगा, तब ये भी बदमाशी करने लगेंगे जिस तरह से ट्रम्प चाचा कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिक्स के राष्ट्रों के मध्य, क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है, ब्रिक्स के राष्ट्रों के मध्य सामान्य मुद्राओं में, उनकी क्षेत्रीय मुद्राओं में, जैसे भारत से अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो रुपए में ट्रेड कर लो, जो रूस और भारत के बीच रुपए और रूबल में ट्रेड हो रहा है। इस तरह चीन की स्पेसिफिक मुद्रा पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत का कहना है, भारत ने ब्रिक्स समूह के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। यह पहल चीनी युआन के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित करने का एक मजबूत प्रयास है। इससे बाधित क्या क्या हुआ, इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो इससे आर्थिक स्वतंत्रता बाधित होगी। डॉलर और युआन जैसी मुद्राएं बाद में डोमिनेट करती हैं और अपनी चलाती हैं, अपना ट्रेड को प्रभावित करती हैं। ऐसे में भारत चाहता है, केवल भारत ही नहीं चाहता बल्कि हर लगभग डेवलपिंग कंट्री ये चाहती है, या अब तो डेवलप्ड, अब तो यूरोप का भी यही हाल है कि चाहते हैं कि नहीं क्षेत्रीय स्तर पर हम व्यापार कर सकें, किसी के भरोसे न रहें। उसी तरह व्यापार सुविधा में भी आसानी होगी। किसी एक मुद्रा पर अगर आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो भी अच्छे लेवल पर जा सकेगा। बहुपक्षीयता ब्रिक्स को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाना, जैसा अभी स्थिति आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि जैसे नाटो के विभिन्न सहयोगी थे, लेकिन नेता उसमें कौन हो गया था? अमेरिका। हो क्या गया? नेता है वो। अब इस तरह उसने किस तरह की कंडीशन करंट सिनारियो में बना के रखी है। तो ऐसे में अब ये बात सबको समझ में आने लगी है कि हम किसी एक आदमी को नेता नहीं बना सकते, लोकतंत्र होना चाहिए। जब देशों में लोकतंत्र की बात होती है तो संगठन में भी लोकतंत्र होना चाहिए। संगठन अगर बना है तो सबको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के संगठनों की चर्चा की जाती रहे। चलिए ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं जो 2023 में होता है। आप देख ही रहे हैं, इंडिया, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद अभी जो न्यू मेंबर्स इसके बनते हैं वो हैं ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया, और इधर आ गया अर्जेंटीना। ये इसके नए मेंबर हैं। और ये जो मेंबर्स हैं ये इसके ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अप्लाई करके रखा है कि हमको भी ब्रिक्स का सदस्य बना लो। सोच रहे हैं आप? देखिए कितनी बड़ी, पूरा का पूरा मैप कवर हो जा रहा है इसमें, पूरा वर्ल्ड मैप कवर हो जा रहा है जो सब ब्रिक्स के साथ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अल्टरनेट मार्ग प्रोवाइड किया है, एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रोवाइड की है जो अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन को आपने देखा किस तरह वो बिना दांतों का शेर हो गया है। क्या किया उसने जब वेनेजुएला पर ट्रंप ने अटैक कर दिया, या क्या उसने किया जब ट्रंप ये कहते हैं कि हम सैन्य कार्रवाई करके ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ऐसे में ये पूरे मैप में वैश्विक स्तर पर एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, और नेतृत्व तो आपको पता है इन संगठन में किसका है।
ऐसे में सब इस नेतृत्व के झंडे तले आकर एक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें सबकी राय समान हो, सबकी राय मानने योग्य हो। सक्षाम घाटी पर भारत का कड़ा रुख, फिर से वही विदेश नीति। एक तरफ देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि युआन को भारत नहीं चाहता है कि वो अब नई इंटरनेशनल मुद्रा बने, उसका एक कारण ये भी है। सक्षाम घाटी पर भारत का कड़ा रुख, भारत हमारी सैटेलाइट से अभी क्लियर हुआ है कि कुछ बुनियादी, कुछ मतलब ऑल वेदर रोड्स चीन ने डेवलप की है सक्षाम वैली में। आपको पता है सक्षाम वैली पीओके का हिस्सा है, जो आधिकारिक रूप से भारत पीओके को अपना मानता है, अपने मैप में दिखाता है कि हमारा है ये हिस्सा, अनवरत काल से हमारा है, हमारा ही रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान इस हिस्से को अनाधिकृत रूप से चीन को दे देता है और चीन वहाँ पर बुनियादी ढांचा के निर्माण में लगा हुआ है। आपको बता दें तो ये सक्षाम घाटी है वो रणनीतिक रूप से हमारे लिए स्ट्रेटजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही क्षेत्र है, ये काराकोरम दर्रा आपने सुना होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, इन श्रेणियों का क्रम अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि सक्साम वैली कहाँ है, तो सक्सान वैली काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये वही जगह है जहाँ पे सियाचिन है। ऐसे में आपको पता है कारगिल का वार जब होता है या उसके पहले भी 1984 1982 में भी इन्होंने प्रयास किया था सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का। ऐसे में भारत ने उसको भी असफल किया था। ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि यहाँ पर बैठकर भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निशाना बनाया सकता है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भारत की रणनीतिक महत्व को प्रभावित किया जा सकता है इस क्षेत्र पर एक मजबूत पकड़ बनाकर। इसलिए भारत का विरोध दर्ज कराना लाजिम है। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है और किसी भी द्विपक्षीय समझौते में इसकी स्थिति को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है कि अनधिकृत रूप से कोई ऐसा कार्य कर सके जैसा पाकिस्तान ने चीन ने मिलकर किया है। तो भारत ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। सक्षाम वैली आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। असम में 6950 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य वन्य जीव और पर्यटन के बीच संतुलन स्थापित करना है। स्टार्टअप इंडिया 10 वर्ष, हमने आपको उस परसों के सेशन में बताया था कि 2016 में इससे स्टार्ट किया गया था, अभी आ गया है 2026। तो इस योजना को 10 साल हो गए हैं। साथ ही भारत विश्व का तीसरा, ये आपके लिए प्रीलिम्स के फैक्ट से इंपॉर्टेंट है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नवाचार और उद्यमिता में भारत की बढ़ती भूमिका इसके लिए उत्तरदायी कारण है। अगला टॉपिक गणतंत्र दिवस 2026। आपको बता दें गणतंत्र दिवस 2026 की जो थीम है वो युद्ध प्रदर्शन और वंदे मातरम के 150 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, जिस पे हमने एक विस्तृत सेशन लिया था, जिसका लिंक हम आज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको देखना हो तो आप बिल्कुल जाकर देखें। वहाँ पर 150 वर्ष हो गए हैं इस गौरव गान को। किसने लिखा था, क्या इसके पीछे इतिहास है, किस तरह की नैतिक बाधाएं आई थी, सारी चुनौतियों के बारे में हमने इस पर चर्चा की है। और अभी आपको बताएं इस बार 26 जनवरी की जो थीम है वो इन्हीं दोनों टॉपिक पर आधारित है, युद्ध प्रदर्शन और वंदे मातरम के 150 वर्ष। बात करते हैं यहाँ पर इस बार जो आमंत्रित अतिथि हैं तो वो यूरोपीय यूनियन के नेता हैं। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के नेता को अपना अतिथि बनाना हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त यूरोपीय यूनियन हमारी तरफ खिसक रहा है। ट्रंप की जो वर्तमान स्ट्रेटजी है, ट्रंप के जो वर्तमान क्रियाकलाप हैं, उनसे डरा सहमा हुआ यूरोपीय यूनियन हमारी तरफ शिफ्ट मार रहा है कि हम उसे हाथ दें और खींच लें। हम ऐसा कर भी रहे हैं। हमने हमेशा मल्टीपोलर विश्व की बात की है, द्विध्रुवी त्रिध्रुवी विश्व की बात की है कि हम नहीं मानते कि हम किसी के झंडे तले हैं। हम अपनी स्वयं की ताकत रखते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि जो भी है सब अपनी संप्रभुता का ध्यान रखें, सब अपनी संप्रभुता के लिए सुरक्षित हैं, अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए सुरक्षित है। उसी को हम इस 2026 की परेड में अपने युद्ध प्रदर्शन से फिर से दुनिया को दिखाएंगे। आपको पता था कि हमारी युद्ध कौशल की बात जब मैंने की है तो थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि जो पाकिस्तान की सबसे मजबूत मिसाइल है वो शाहीन है। शाहीन एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का आपको कार्यप्रणाली पता है, वो पहले हमारे ट्रोपोस्फीयर से पार करके अंतरिक्ष में कुछ समय के लिए जाती हैं और अंतरिक्ष में एक लिमिटेड दूरी पर लगभग जाने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं और टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। तो हमारे पास
इस तरह की मिसाइल क्षमता है। S-400 के बारे में तो आप सबने सुन के ही रखा है कि हमारा S-400 है जो इसको निष्फल कर देगा, लेकिन उसके सिवा कुछ 2 इंडिजीनियस सिस्टम भी हमारे पास अपने हैं जिनसे हम इस शाहीन मिसाइल को रोक सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास अभी ऐसा कोई हथियार नहीं है जो हमारे वेपन सिस्टम को पार करके हमारे ऊपर आ जाए। यानी परमाणु हमला अगर पाकिस्तान हम पर करता भी है तो हम उसे पूर्णतः रोकने में सक्षम है। वर्तमान में हमारा जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है वो अंतरिक्ष में कैपेबिलिटी रखता है कि वो अंतरिक्ष में जाकर ही उस मिसाइल को भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। आपको बता दें, दिल्ली में हमारा बैठा हुआ सिस्टम जब 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में एक फुटबॉल के आकार की गेंद भी हवा में उड़ती है तो उसे भी ट्रैक करने की स्थिति में होता है कि क्या ही उड़ा है, कहीं कोई हमारे ऊपर हमला तो नहीं है। ऐसे में हमारा जो रडार सिस्टम है, हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों का हम प्रदर्शन 26 जनवरी को करने वाले हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, हमने इसके बारे में आपको एक दिन पहले भी बताया था। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। यह कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपको बता दें, यह जिंद, हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन होगी। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें आपको बता दें, बाकी सब तो आपने पढ़ के ही रखा। जो ज़रूरी है वो ये है कि इसमें नहीं लिखा है, चलिए आपको बता देते हैं। जो ज़रूरी है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो ये है कि ये ट्रेन 9 किलो, पता नहीं क्यों 9 लीटर नहीं लिखा उन्होंने, वो 9 किलो ही लिखते हैं। 9 किलो 9 kg, 9 kg वाटर में ये ट्रेन वाटर में ये ट्रेन लगभग 900 ग्राम हाइड्रोजन मुक्त करती है। यानी 9 किलो पानी को यूज़ करने पर 900 ग्राम हाइड्रोजन निकलती है और ये 900 ग्राम हाइड्रोजन 1 किलोमीटर हाइड्रोजन ट्रेन को ले जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन को 9 kg वाटर से 900 ग्राम हाइड्रोजन निकलती है जो इस ट्रेन को 1 किलोमीटर तक ले जाती है। ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट महत्वपूर्ण था, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि 9 किलो पानी से केवल 1 किलोमीटर जाते हैं तो बहुत महंगा सौदा है। तो नहीं, ये महंगा सौदा नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ सौदा है। इसको आप इस तरह से समझिए कि 9 kg, या आप इस तरह से बस समझिए कि H2O हमारा जो जल है, अगर 2 हाइड्रोजन के अणुओं को हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसमें से हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं तो हमें मिलता है H2O प्लस H2 प्लस 2H2 प्लस O2। जस्ट अ मिनट, ये समझिए कि अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये समझिए ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन लेगा हमारी एयर से और जब ऊर्जा मुक्त करेगा तो जितना हाइड्रोजन पानी बनने में लगा था उतनी पूरी की पूरी हाइड्रोजन मुक्त कर देगा। ऐसे में अगर 9 kg जल से ये 900 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा है तो 900 ग्राम हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से वापस से क्रिया करेगा तो वापस हमारी वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में वो 9 किलो वाटर को मुक्त कर देगा। ऐसे में जो जीरो उत्सर्जन है उसको प्राप्त किया जाएगा आसानी से। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी से बनी हुई होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन को मुक्त करने के लिए जिस बिजली की प्रयोग किया जा रहा है वो बिजली फॉसिल फ्यूल से आ रहा हो, कोयले से आ रहा हो। अगर वो बिजली फॉसिल फ्यूल से आ रहा है तो प्रदूषण नहीं बंद होगा, केवल प्रदूषण का सोर्स बंद हो जाएगा। यानी कि जो पहले प्रदूषण हम गाड़ियों से किया करते थे वो बंद होकर वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा हमारे बिजली उत्पादक कारखानों की तरफ। ऐसे में बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब ये कार्य करें तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जिस इफिशिएंसी का प्रयोग करें वो भी ग्रीन एनर्जी से आनी चाहिए। ठीक है। जलवायु और एआई का संयोग, आपको बता दें कि वर्तमान में
एआई किस तरह से हमारे जीवन में घुस चुका है ये आपको पता ही है। तो जब हम बात करते हैं कि एआई घुस चुका है तो जनरली हम निगेटिव सेंस की ही बात कर रहे होते हैं कि एआई हमें इस तरह प्रभावित कर रहा है, एआई हमें इस तरह प्रभावित कर रहा है। तो हर 60-70 साल में एक बार ऐसी तकनीक में परिवर्तन होता है जब वो पूरे समाज को बदल देती है। जैसा सूचना प्रौद्योगिकी आई थी आज से 40 साल 50 साल पहले, उसने जिस तरह से बदला हम लोग को बदला, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारी एक जनरेशन उससे बहुत दूर है। जो हमारी जस्ट जनरेशन है वो काफ़ी पीछे है, उनमें सीख रहे हैं वो। तो हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें एआई को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि भविष्य है ये, और भविष्य को एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। अब यहाँ बात है जलवायु और एआई का संयोग। तो जलवायु परिवर्तन के जो विभिन्न आंकड़े हैं जिनमें भविष्यवाणियाँ जो हैं अब एआई के माध्यम से सटीक और संगठित की जा सकेंगी कि एग्जैक्ट बताया जा सकेगा कि मामला क्या है, कब बाढ़ आने वाली है, कब वर्षा होने वाली है, कब तूफान आने वाला, इसकी परफेक्ट भविष्यवाणी करना संभव हो सकेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं क्योंकि जब हम एआई के इन कंप्यूटर्स का प्रयोग करेंगे उसमें बहुत सारी ऊर्जा विमुक्त होगी, और उस ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है? फॉसिल फ्यूल से। अगर फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा आ रही है और इतनी भयंकर मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का यूज़ हो रहा है तो इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसी को जोड़ा गया है जलवायु परिवर्तन से। तो वर्तमान में आपको बता दें, कुछ इसके बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसके समाधान के बारे में भी चिंतन कर रही हैं। इसमें खासकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां जो हैं वो अग्रणी रूप से इसमें कार्य कर रही हैं। वो इसमें प्रयोग होने वाली ऊर्जा को भी हरित ऊर्जा के रूप में पहचानने का, ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। इसमें बात करते हैं क्या होना चाहिए, तो पारदर्शिता, एआई निर्णयों की प्रक्रिया स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए, सार्वजनिक विश्वास सभी का, जो ग्रुप इस संयोग से इस एआई के प्रयोग से प्रभावित हो रहा है उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इस तरह के अगर कार्यों को किया जाता है, नैतिकता को जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से एआई हमारे लिए भविष्य की एक सुखद तकनीक साबित होगी। कितनी बड़ी तकनीक है सोचिए, गला भी फंस जा रहा है इसको बोलने में। हरित अमोनिया परिषद बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के काकीनाडा में भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके अमोनिया का उत्पादन करेगी जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। हमने कहा पर्यावरण के अनुकूल है, पूर्णतः अमोनिया कैसे हो सकता है? अमोनिया काफ़ी इम्पैक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पर, लेकिन इसको जो बनाने का तरीका होगा वो पर्यावरणीय अनुकूल तरीका होगा। यानी जिस तरह की हम बिजली, जिस तरह की हम एफिशिएंसी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे वो हरित ऊर्जा होगी। यानी पहले ऊर्जा बना रहे थे, ऊर्जा फॉसिल फ्यूल से वैसे ही बन रही है, उस फॉसिल फ्यूल वाली ऊर्जा का प्रयोग हम कर रहे हैं अमोनिया बनाने में, फिर फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, फिर ऊर्जा बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अमोनिया क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, उसको उसके विकल्प को तलाशना फिलहाल अभी उतना उपलब्ध नहीं हो पाया है, उतना इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो उतना सुलभ नहीं है। ऐसे में क्योंकि पैदा तो करना ही है अमोनिया को, तो अगर पैदा करना है, इसका नाम दे दिया हमने हरित अमोनिया क्योंकि इसे हम हरित ऊर्जा से बना रहे हैं, इसमें प्रयोग होने वाली एफिशिएंसी को हम हरित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। हरित अमोनिया का उपयोग उर्वरक उद्योग, हाइड्रोजन भंडारण में किया जा सकता है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। चारों तरफ चर्चा ऊर्जा सुरक्षा की। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का। पिपरहवा अवशेष प्रदर्शनी हमने आपको बताया था, कैटेगरी ए में पिपरहवा अवशेषों को पवित्र कैटेगरी ए में शामिल किया गया है क्योंकि माना जाता है कि ये वास्तविक बुद्ध के, जो हमारे बुद्ध थे, उनकी वास्तविक हड्डियां और दांत आदि के पार्ट हैं, ये आदि के जो सोर्स हैं उनको वास्तविक रूप से उसी तरह पिपरहवा में पाया गया है। क्योंकि जो संदूक मिला था खुदाई में उस पर लिखा था कि ये जो संदूक में जो अस्थियां हैं या जो सामान है वो उन्हीं बुद्ध के हैं। ऐसे में ये कैटेगरी ए में शामिल किए जाते हैं। इनकी प्रदर्शनी दी लाइट एंड लोटस क्लब दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ये अवशेष वहाँ प्राप्त हुए थे लुम्बिनी में, यानी उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिला है वो पिपरहवा स्थल से संबंधित है। ऐतिहासिकता इसकी यही है कि ये कपिल वस्तु जो ऐतिहासिक रूप में कपिल वस्तु था, जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष बिताए थे, अपना बचपन जिया था, वो वही जगह है जहाँ बाद में उनके अवशेषों को ले जाकर गाड़ दिया गया और लिखा गया कि ये बुद्ध के अवशेष हैं। उनको निकाल कर वहाँ से उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया, उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है जिसके बारे में हम चर्चा करें। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ आपका पिपरहवा अवशेष इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से मिला था।
ज्ञान भारतम मिशन, पांडुलिपियों का संरक्षण, भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन को गति दी जा रही है। यह मिशन हजारों वर्षों के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेगा। जिस तरह हमने TKDL बनाया है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, अब जहाँ पे हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी जैसे हम हल्दी के बारे में जानते थे, हम तुलसी के बारे में जानते थे, हम शहद के बारे में जानते थे, हम बासमती चावल के बारे में जानते थे, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को हम वहाँ पर, नीम के पत्तों के बारे में हम जानते थे, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को हम वहाँ पर सूचीबद्ध करते हैं, डिजिटली रूप से विश्व की जो 5 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनमें प्रकाशित करते हैं, ताकि जो यूरोपीय कंट्री हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ के लोग इन्हें पढ़ सकें और पढ़ कर ये कह सकें, जान सकें कि इसे हम पहले ही जानते हैं, इस पर तुम पेटेंट मांगने मत चले आना। ऐसा हुआ है 2000 के दशक में, 1990 से 2000 के दशक में अमेरिका ने हल्दी, नीम, बासमती चावल, इन पे पेटेंट मांगा। फ्रांस ने भी किया, जर्मनी ने भी ऐसा कार्य किया, जिनके बारे में हमें पहले से पूर्व नॉलेज था। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इन पे एक विस्तृत चैप्टर लिखा हुआ है, इनकी सारी जानकारी लिखी हुई थी। उन्हें ये हमसे मांगते हैं कि तुम हमें इस पे पेटेंट दे दो इनको, कि ये हमने डेवलप करके आपको बताया। जो हल्दी वाला दूध हम पीते थे पहले, उसका वो मजाक उड़ाते हैं, आपको बंद कराते हैं, बाद में गोल्डन मिल्क के नाम से उसको बेचते हैं। वही काम करते हैं जिस तरह इन्होंने 1990 के दशक में, आपको अगर कहीं पढ़ा हो आपने, तो देसी घी को दुनिया का सबसे गंदा सैचुरेटेड फैट बताया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में जो सैचुरेटेड फैट होता है वो वो बुरा होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो अच्छा फैट होता है। तो इन्होंने हमारे देसी घी को सैचुरेटेड फैट की श्रेणी में रखा था और बताया कि सबसे दुनिया का सबसे गंदा फैट है ये, इसे बिल्कुल यूज मत करो। ठीक वैसे ही हो सकता है आज से 20 साल बाद कोई नया इनके पास रिसर्च आए और वो बताए, जिस तरह अमेरिका में सरसों के तेल को बैन किया गया और बताया गया कि दुनिया का सबसे गंदा तेलों में से एक है और हम उसे धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। वो इसी तरह का कार्य उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर माताओं के साथ किया है। हमारी माताओं में आज एक नया कल्चर डेवलप किया है, चीनी और नमक के प्रति एक कल्चर डेवलप हो गया हमारे बच्चों में, कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको चीनी और नमक, 1 साल तक हम चीनी और नमक नहीं देंगे। ऐसी माताएं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे चैनलों से, इंस्टाग्राम फेसबुक से रील से देखकर कि 6 महीने चीनी और नमक नहीं देंगे। आपको बताएं, आयुर्वेद में जो तत्व लिखे हैं, 5 तत्व लिखे हैं, उनमें इन दोनों का बहुत विशेष महत्व है, खासकर नमक का, लवण का। तो आपको बता दें कि चीनी न देना कुछ हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे को शर्करा होती है वो माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, या जब वो 6 महीने बाद कुछ, वैसे तो 1 साल तक आप लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं उनको, बाहर का भोजन नहीं देते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ को करना किस तरह से हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, आज से 20 साल बाद कोई नई रिसर्च आएगी, वो बताएगी कि नहीं ये वाला तरीका ठीक था आपका, अब हम इस पर पेटेंट ले रहे हैं। फिर हमारे बच्चों की उंगलियां, आपको बताएं हमारे यहाँ पे बचपन से ही बच्चों को मिट्टी खेलने का तरीका बताया जाता था, कि हमारे बच्चे जो थे, हमारा और आपका बचपन बीता होगा, हमने मिट्टी खेली होगी, हमारे हाथों के जो पंजों की पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। इसीलिए आपको बताएं, इतिहास में हमारे यहाँ योद्धाओं, हम बहुत लड़ाकू जनजात के लोग नहीं रहे हैं, हम लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग नहीं रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमने प्रबल टक्कर दी है, हमेशा मजबूत टक्कर दी है और लड़ाई की है और अपने वर्चस्व को बचाए रखा है। ऐसे में आपको पता हो कि इन्होंने हमारे ऊपर अध्ययन किया, अध्ययन करके वो जानते हैं कि हमारे हाथों की किस तरह की पकड़ है, कि हम तलवार को किस तरह से पकड़ते थे। इसके बाद इन्होंने हमारी इस कला को हमारे यहाँ से उठा कर ले गए अपने यहाँ इन्होंने एक अलग सेक्शन बना के रखा है कि बच्चों को स्कूल में एक अलग से मिट्टी खेलने का सेशन देंगे, जबकि हमको सिखाया कि आप टाइल्स पर रहो, मिट्टी गंदी होती है, पेट में कीड़े पड़ते हैं, हम उससे दूर हो गए। ठीक उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने हमारी जो पोटी की व्यवस्था थी, जिससे हम जिस मुद्रा में पोटी किया करते थे उसको उन्होंने बदलने का प्रयास किया, बदल दिया। उन्होंने हमारी डिपेंडेंसी बना दी पूरी की पूरी कम्बोर्ड पर, यूरोपियन सिस्टम जो वेस्टर्न सिस्टम है उस पर बना दी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो कल्चर था, जो इस तरह से हमारा मुद्रा हुआ करती थी, उसमें एक थोड़ा सा डिजाइन का परिवर्तन करके, आप इस तरह समझिए, जो कम्बोर्ड होता है वो तो ऐसे होता है, आप जानते ही हैं, ऐसे बैठते हैं यहाँ पे, ये पीछे फ्लैश लगा हुआ, ठीक है, ऐसे बैठते हैं हम, ठीक है। और जो हमारे यहाँ का सिस्टम था वो तो ऐसे ही था, एक टांग पे, ठीक है।
अभी उन्होंने क्या किया है, अभी इसी कमबोर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए ऐसे बना दिया है उन्होंने। अब एक बार इंटरनेट पर सर्च करिएगा। अब आपका ये वाला जो पैर है वो यहाँ पे, समझिए इसको, आपका पैर यहाँ पे होगा और आप ऐसे अंदर की तरफ बैठेंगे यूं, ठीक है। ये वाली पोजीशन जो थी उसी को थोड़ा सा चेंज करके इस पोजीशन में बैठा दिया और आप कहते हैं कि हम इसको कॉपीराइट मारने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप क्या किया? यही छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है, आपके बच्चों के लिए क्या चीज़ बेहतर है। आप कहेंगे डॉक्टर ने कहा है, तो आपको बता दें हमारी जो पढ़ाई है वो भी उनसे प्रभावित है। अगर हम आपसे कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो भी उन पर भी उनका असर हो, क्योंकि सारी नॉलेज आ कहाँ से रही है, सोर्स आपको पता है उनका क्या है। तो आप अपने विवेक को खोलिए। आप ये सोचिए वर्तमान में जो चीज़ें समस्या पैदा कर रही हैं उनका कारण कुछ और है, उनको जोड़ा कहीं और से जा रहा है। अगर आप रिसर्च की दुनिया में जाएंगे और इनसे बहस करने उतरेंगे कि भाई कहाँ से बच्चों में नमक आ जा रहा है, तो आपको दूसरी थियरी बता देंगे जो आपको सच लगेगी। सच है भी थोड़ा बहुत, लेकिन तर्क का काम ही यही है, सही को गलत और गलत को सही करना। तर्क ये होगा इनका कि आजकल की माताएं फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं, जिससे उनके बॉडी में पहले से ही बहुत ज़्यादा लवण होते हैं, जो माँ के दूध को भी प्रभावित कर देते हैं, या हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर देते हैं, या हमारे जो सामान्य वातावरण है उसको भी प्रभावित कर देते हैं, इसलिए उसे रोक दें। तो कहाँ तक तुम क्या क्या रोकोगे? बेहतर है कि तुम जड़ को काटो, या बेहतर है कि तुम पीछे उनको माताओं को समझाओ ना, अगर समझाना है तो। तुम यहाँ क्यों समझा रहे हो कि नहीं इनको 1 साल तक मत दो? अब जब तक हम इसे समझ पाएंगे फिर वो 20 साल बीत चुके होंगे, एक जनरेशन जा चुकी होगी। अगर सोचिए हमारी नसों में, हमारी रगों में देसी घी नहीं घूमा होता, तो इन्होंने तो पूरा प्रयास किया था कि हम देसी घी को कंज्यूम करना बंद कर दें, बाद में पेटेंट ले लेंगे। लेकिन हम ऐसा किए नहीं, क्योंकि वो हमारी जड़ में बसा हुआ था। लेकिन आधुनिक युग में, क्योंकि फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली तैयार हो रही हैं, परिवार की आवश्यकता समाप्त हो रही है, केवल माता पिता ही पारिवारिक पोषण के उत्तरदायी हो चुके हैं। ऐसे में रील के माध्यम से, खासकर छोटे छोटे बच्चों को रील के माध्यम से पालना पोषना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपको भी इस पर एक संयमित अपनी राय बनानी चाहिए कि क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहने के लिए, लेकिन सेशन बहुत बड़ा होता जा रहा है। किसी दिन इस पर हम एक विस्तृत अलग से चर्चा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रनाथ मंदिर का संरक्षण। उत्तराखंड के रुद्रनाथ मंदिर के वैज्ञानिक संरक्षण का कार्य ASI द्वारा शुरू किया गया है। यह पंच केदार में से एक मंदिर में शामिल किया जाता है। इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ दूसरे सेशन में। थैंक यू।